दोस्तों नमस्कार। यह शादी नहीं हो सकती, ये किसी हिंदी फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये आज सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है। ये शादी नहीं हो सकती, ये किसी हीरो और हीरोइन के बीच का विवाद नहीं है। ये शादी की जो चर्चा है, ये दो हीरो के बीच की शादी की बात है या दो हीरोइनों की शादी के बीच की बात है। क्या आपने कभी किसी सामाजिक दृष्टि में या भारत में या किसी भी सभ्य समाज में इस बात की चर्चा सुनी है कि हमारा समाज एक ही लिंग के दो व्यक्तियों के बीच में शादी को अनुमति देता हो? कारण बहुत सिंपल है दोस्तों। आज इस केस की मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, क्या कारण है, और बहुत सारे मुद्दे निकल के आए हैं इस चर्चा में, और खासकर जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, इससे समाज में बहुत बड़ी बहस छिड़ सकती है। कितने लोग उनकी चर्चा करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके सामने कुछ बहुत ही गंभीर मुद्दे रखने वाला। मैंने एक वीडियो बनाया था जब इस पे पूरे पे चर्चा चल रही थी कि गे मैरिज को लीगलाइज करना चाहिए या नहीं। उस समय मैंने दो बातें कही थी। पहली बात, समाज व्यक्ति इंडिविजुअल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां जहां पे हमने समाज को दरकिनार करके इंडिविजुअल राइट्स की बात करी है, वो समाज बिखर गए हैं। वहां के समाज में इतने क्राइसिस खड़े हो गए हैं कि आज उस पूरे देश में या समाज में एक बहुत ही विचित्र स्थिति हो गई। उनके पास पैसा जरूर है, ना वहां पे मानसिक शांति है, वहां पे सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, वहां पे मेंटल फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। उन देशों में मेंटल सिकनेस का लेवल बहुत ज्यादा है। उसमें मैं कभी और डिटेल में चर्चा करूंगा कि क्यों ऐसा हुआ। इस बात को हमें समझना होगा कि जब हम समाज की बात करते हैं तो उसका आधार है परिवार, और अगर हम परिवारों को ही तोड़ने लग जाएंगे इन द नेम ऑफ फंडामेंटल राइट्स या इंडिविजुअल का अधिकार, इंडिविजुअल लिबर्टी के नाम पे, तो मुझे लगता है समाज में इससे ज्यादा घातक बात कुछ नहीं हो सकती। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस बात को कहा है कि इंडिविजुअल्स के राइट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सवाल यह है कि क्या समाज के राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंडिविजुअल के राइट है? समाज को बचाने के लिए अगर इंडिविजुअल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो करना चाहिए या नहीं, आज सवाल इस बात को लेकर। इंडिविजुअल राइट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल राइट्स समाज के लिए घातक हैं, देश के लिए घातक है, तो क्या आप उसको अलाउ करेंगे? आज समस्या या चैलेंज या डिस्कशन इस बात का है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं पूरे जजमेंट की आपके साथ चर्चा करूंगा, इसलिए निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने परिवारों में शेयर करें, यहां तक कि बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि जिस तरह से समाज में परिवर्तन आने की हम बात कर रहे हैं, ये समाज के लिए सुखद होगा या दुखद होगा। हर आर्ग्यूमेंट की हम चर्चा करेंगे। हो सकता है आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, आप लोग पेशेंस रखिएगा, और अगर अभी तक इस वीडियो को आपने शेयर नहीं किया, कर दें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तक इस चैनल की रीच करीब 15 करोड़ तक हो गई है, लेकिन सब्सक्राइबर मात्र 2.25 लाख है। तो अब आप समझ लीजिए कि देखने वाले 1.5 करोड़ और सब्सक्राइब करने वाले मात्र 2.25 लाख। तो आप लोगों का भी निवेदन है, थोड़ी सी जिम्मेवारी है, सिर्फ आपको एक क्लिक करवाना है। चलिए आगे चलते हैं, मुद्दे की बात है। आज का जो जजमेंट था, इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि जो एक 5 जो हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक खंडपीठ बनाई गई थी 5 जजेस की। 3 ने ये कहा कि नहीं, जो क्विड मैरिज है, जिसको हम विचित्र विवाह कहते हैं, एक तो होता है समलैंगिक विवाह जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, लेकिन ये एक विचित्र विवाह की कैटेगरी में आता है। 3 जजेस ने कहा नहीं, इसको हम मान्यता नहीं दे सकते, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, ये जरूरी है, आज की दुनिया में ये जरूरी है। दोनों के अपने अपने तथ्य थे, हम उस पर चर्चा करें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसको मुद्दा जो उठाया गया,
सवाल ये था कि कुछ करीब 20 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई थी ये कह के कि हम लोगों को अगर अपनी मर्जी से शादी करनी है तो कानून हमें इजाजत क्यों नहीं देता। और स्पेशल मैरिज एक्ट, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम में निकाह अलग है, क्रिश्चियनिटीज का अलग है, बाकी धर्मों में अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, हम उसमें नहीं जा रहे। चैलेंज हुआ था स्पेशल मैरिज एक्ट और उसमें जो था प्रावधान जो सेक्शन 4 में, उसको लेके ये कहा गया था कि ये जो सेक्शन 4 है ये हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको रोकता है, इसलिए इस सेक्शन 4 को नलिफाई किया जाए या मॉडिफाई किया जाए ताकि जो गे मैरिजेस हैं उसको भारत में मान्यता मिले। अब उसमें थोड़ी सी आगे चर्चा, कोर्ट ने क्या कहा उस पर चर्चा करने से पहले मैं आपके सामने जो कानून क्या कहता है वो विश्लेषण करना। सेक्शन 4 ये बोलता है स्पेशल मैरिज एक्ट का कि कंडीशंस रिलेटिंग टू सोलेमनाइजेशन ऑफ स्पेशल मैरिजेस, कि स्पेशल मैरिजेस को संपूर्ण करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा। उसमें 4 बातें कही गई। पहला, दोनों में से किसी भी पार्टी, मतलब जो स्पाउस है, जो पार्टनर्स हैं, उनमें से किसी का भी जो पार्टनर है वो जिंदा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी एक मैरिज हो चुकी है, अब आप उसको छोड़ के एक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दूसरी शादी करना चाहते हैं, ये अलाउ नहीं है। दूसरा, आप अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी लालच में आके किसी अच्छे भले इंसान की शादी किसी पागल से कर दी, आप ये नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। दूसरा, जो व्यक्ति है वो अपनी कंसेंट देने की स्थिति में हो, अगर वो पागल नहीं है, अबोध भी हो सकता है, वो बेहोश भी हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है, ये सब चीजें अलाउड नहीं है, उसका कंसेंट जरूरी है। और तीसरा, वो किसी भी तरह के पागलपन से, किसी भी तरह के उसके दौरे नहीं आते हो, मतलब वो नॉर्मल इंसान हो, तभी आप उसकी स्पेशल मैरिज एक्ट में 4 शादियां कर सकते हैं। अब शायद उनका ये कहना था कि जो लोग ऊपर वाली पार्टीज को जो कंडीशंस हैं इनको नहीं मानते, उनकी शादी नहीं हो सकती। और एक और सवाल जो सामने आया था वो ये था कि किसी भी तरह से अगर मान लीजिए एक गोत्र है या कोई और बातें हैं जो समाज की मान्यताएं हैं, जो बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके हिसाब से अगर आप कंडीशंस पूरी नहीं करते हैं तो आप शादी नहीं कर सकते। ये 4 मुख्य मुद्दे थे जिनको लेके स्पेशल मैरिज एक्ट को चैलेंज किया गया था जो गे कम्युनिटी है उसके द्वारा, क्योंकि इसमें यह नहीं लिखा था कि समलैंगिक लोग विवाह कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। इसका मतलब अभी हिंदुस्तान में ये इलीगल है, इस बात को हमें समझना होगा। तो इस लीगल बैकग्राउंड से अब हम दोबारा आते हैं कोर्ट के मुद्दे पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस हैं, अब इस कानून को बदलने का अधिकार कोर्ट का नहीं है। चीफ जस्टिस चाहें कि मेरे को लगता है कि गे मैरिज वैलिड होनी चाहिए, तो किस कानून के तहत? स्पेशल मैरिज एक्ट में भी प्रोहिबिटेड है, वहां पे भी इसको मनाही ही है, प्रतिबंधित है। तो अब आप किस कानून के तहत करेंगे? तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखिए, हमारा काम कानून बदलना नहीं है, कानून की व्याख्या करना है, क्योंकि कानून में प्रावधान नहीं है इसलिए हम इसको नहीं मान्यता देंगे। लेकिन उनकी अपने पूरी दलीलों में इस बात को उन्होंने कहा कि नहीं, ये परमिशन देनी चाहिए और मैं संसद पे छोड़ता हूं कि आप इस पे विचार करें। ये उनका तर्क था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो बात हमें समझने की थी। उसमें यह कहा गया था कि अगर मैं स्वतंत्र नागरिक हूं, एडल्ट नागरिक हूं, और अगर मैं किसी दूसरे मर्द या सेम सेक्स में अगर मैं मैरिज करना चाहता हूं, सेम लिंग में या गे मैरिज को मैं करना चाहता हूं, तो ये मेरी स्वतंत्रता पे, जो मेरे राइट ऑफ फ्रीडम है, आप उस पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। बात वहीं आ जाती है, क्या राइट ऑफ फ्रीडम समाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। इस पे आने वाले दिनों में और बहस होगी, इस बात पे ध्यान रखिए। अगला मुद्दा जो आया उसमें जस्टिस कौल ने ये कहा, जो उन्होंने चीफ जस्टिस के मुद्दे पे कहा कि मैं चीफ जस्टिस से सहमत हूं। उनका ये कहना था कि विद द जजमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड व्हाइल स्टेटिंग द क्विड यूनियन आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए यूनियन टू गिव पार्टनरशिप एंड लव। अब सवाल ये है कि उसमें बात आ रही थी एडॉप्शन को लेके
कि ये दो लोग, दो व्यक्ति, दोनों मर्द या दोनों औरतें अगर शादी करती हैं तो क्या उनको गोद लेने का अधिकार है? तो एक व्यू ये है कि हाँ जी, उनको एडॉप्शन का अधिकार होना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि अपनी खुशी के लिए तो ये जो पेयर है ये किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लेगा, लेकिन उस बच्चे का क्या होगा? उसने कभी उस बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचा? जब वो बच्चा समाज में जाएगा उसके बारे में किसी ने सोचा? उस बच्चे में जो कुंठा पैदा होगी या जिस सोसाइटी में वो रोटेट करेगा, अभी हम वो समाज नहीं है कि जहां हम हर तरह की इलॉजिकल बातों को जस्टिफाई कर सकें। भारत 5000 साल से पुराना सभ्यता और समाज है। हम पिछले 30, 40, 50 साल वाली आइडियोलॉजी को एडॉप्ट करने से हमें ऐतराज है, क्योंकि हमारा समाज इसलिए और सोसाइटी इसलिए बची हुई है क्योंकि हमारे संस्कार हैं। आज आप इन द नेम ऑफ लिबरलाइजेशन और लिबर्टी के नाम पे अगर आज आप वियर्ड कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं और जिससे समाज खतरे में आ जाएगा, तो क्या ये उचित है? ये जजेस को ये भी सोचना होगा। आज आप बात कर रहे हो मॉडर्न सोसाइटी की। मॉडर्न सोसाइटी कब से है? पिछले 50 साल से, 100 साल से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो 100 साल में 5000 साल पुरानी जो लर्निंग है, आप उसको क्यों भूल जाते हैं? आप उसको क्यों इग्नोर करते हैं कि समाज क्यों बचा रहा और समाज कैसे समृद्ध हुआ? इसको भी सोचना होगा। जहां तक बात है एडॉप्शन की, उस बच्चे के राइट्स के बारे में क्या होगा? दूसरा सवाल, समाज में मैरिज का पर्पस है कि समाज को आगे बढ़ाना, एक परंपरागत तरीके से आगे बढ़ाना, ताकि समाज की जीवन शैली चलती रहे। ये जो गे मैरिज वाले लोग हैं, क्या ये बच्चे पैदा कर सकेंगे? ये तो नहीं कर सकते। जब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो ये सिर्फ एडॉप्ट करेंगे। जब ये एडॉप्ट करेंगे तो ये जो बच्चा इन्होंने एडॉप्ट किया है, इसको समाज में आगे चल के किस तरह से क्या मान्यताएं होंगी, इसकी कौन सी कास्ट होगी, इसका कौन सा रिलीजन होगा, इसका क्या सरनेम होगा, बहुत सारे मुद्दे खड़े होंगे। किस राइट्स की हम बात कर रहे हैं ये भी अभी क्लियर नहीं। तो अभी आधा पका एक आर्ग्यूमेंट है, उस पे हम इतना बड़ा डिसीजन ले लेते तो समाज के लिए घातक होता, खतरनाक होता। इस बात को लेके जो जस्टिस भट्ट हैं, उन्होंने साफ कहा कि मैं चीफ जस्टिस की बात से सहमत नहीं हूं, और उन्होंने ये कहा कि ये बात सही है कि एक कमेटी बननी चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं, जो विचित्र लोग हैं, इसका नाम बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्वीर कपल। अगर आप इंटरनेट पे जाके या उसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो उसमें आएगा विचित्र, असामान्य। तो ये जो विचित्र लोग हैं या जो विचित्र कपल पैदा होंगे, इसको आप अंग्रेजी में गे बोल सकते हैं, समलैंगिक बोल सकते हैं, लेकिन है ये सब विचित्रता। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, इसलिए ये विचित्र है। तो जब आप इसमें विचित्र बिहेवियर वाले लोगों को अगर समाज में है, आप मना नहीं कर सकते, आप उनको फांसी नहीं दे सकते, आप उनको जेल में नहीं डाल सकते, तो उनके अधिकार क्या होंगे? क्या आप हर बार उनके एक्ट को क्रिमिनल घोषित करोगे? ये भी उचित नहीं है। तो जस्टिस भट्ट ने और बाकी जजेस ने भी इस बात को माना कि हाँ, इनके राइट्स क्या होने चाहिए, इनकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, किन बातों का अधिकार होना चाहिए, इस पे एक सीरियस चर्चा की जरूरत है जिसको पार्लियामेंट को करना चाहिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि जो मैरिज है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। मैरिज का मतलब है मेल एंड फीमेल का यूनियन, आप उसको मैरिज बोलते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कहा था, जब ये बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, कि आपको दो लोगों को, दो मेल या दो फीमेल की गे मैरिज को रिकॉग्नाइज करना है तो आप उसको मैरिज शब्द क्यों कहना चाहते हैं? आप उसको यूनियन बोल दीजिए, आप उसको पार्टनरशिप बोल दीजिए, आप कुछ भी नाम दे दीजिए ना, उसको मैरिज बोलना क्यों जरूरी है? आप डिफरेंशिएट कर दीजिए कि ये मैरिज नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। आप उनको बोल दीजिए, वो अपने फॉर्म पे लिख देंगे वी आर यूनियन ऑफ टू पीपल। आप मैरिज क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्योंकि मैरिज का कोनोटेशन बहुत अलग है। हम यहां तक कि जब दूध की बात आती है तब हम कहते हैं कि दूध वही होगा जो गाय से या जानवर से के थनों से निकला हुआ लिक्विड होगा, हम उसको दूध बोलेंगे। अगर आप सोया मिल्क बना रहे हैं तो आप उसको दूध नहीं बोल सकते। मतलब हम वहां तक जा रहे हैं, लेकिन यहां पे जब पूरे समाज को डिस्टॉर्शन के लिए कॉन्सेप्ट आ रहा है तो हम उसको मैरिज कहने को तैयार।
बड़ा विचित्र आर्ग्यूमेंट होता है कभी कभी कोर्ट्स में, और हमारे वही लॉयर परिस्थितियों बस, और सारे सीनियर बड़े लॉयर हैं, किस किस तरह के तर्क और किस किस तरह के आर्ग्यूमेंट आते हैं मजबूरियों में, ये आपको देख के कभी कभी ताजुब होगा। मैं मॉरलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक प्रोफेशन है, जो क्लाइंट कहेगा वो बहुत बार करना पड़ता है लोगों को। तो उसमें बात ये आई, अब मान लीजिए कल को मुद्दा आता है कि कोई आदमी रिटायर होता है, उसमें लिखा होता है स्पाउस, हम उनकी वाइफ को पेंशन देंगे। अब यहां वाइफ कौन डिसाइड करेगा? जेंडर किसका? वाइफ में तो साफ पता है फीमेल है, अगर मेल है तो मेल है। अब दोनों मेल हैं, अब आप कह रहे हैं हम वाइफ, और वहां जाएगा जेंट्स लेने की, जी मैं वाइफ हूं। आपका क्या कानून एक्सेप्ट करता है इस बात को? या दो लेडीज में से एक की डेथ होती है और दूसरी लेडी जाती है, जी मैं हस्बैंड हूं, क्या आपका पीएफ कानून लागू मानता है इस बात को? क्या आपका इंश्योरेंस पॉलिसी मानती है इस बात को? कहां कहां पे आपको बदलाव करना होगा, पहले इसके बारे में तो सोचिए। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात आई है कि जो अनक्वालिफाइड या राइट टू मैरिज की हम बात कर रहे हैं, ये कस्टम है, ये एक ट्रेडिशन है, आप अपने हिसाब से परिभाषाएं नहीं बदल सकते। आज चीफ जस्टिस चाहें कि मैं मैरिज की परिभाषा बदल दूं, ये लॉजिकल नहीं है, ये सामाजिक देन है, ये कोर्ट की देन नहीं है। व्हाट इज मैरिज? जब मैरिज का कॉन्सेप्ट आया था तो हिंदुस्तान में चीफ जस्टिस नहीं थे, हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट नहीं था, भारत का संविधान भी नहीं था, लेकिन मैरिज उससे पहले का है। तो आज आके आप पिछले 5-7 हजार साल पुरानी जो सभ्यता और संस्कृति है, जस्ट बिकॉज कि आप जज हैं इसलिए आप सबको भुला देंगे? क्या ये लॉजिकल है, उचित है? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि द रिव्यू ऑफ द इंपैक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इन दिस केस रिक्वायर्स deliberative exercise and for the same legislator is interested to do so constitutionally। कहने का मतलब बहुत सीधा है कि कोर्ट इसमें दखल नहीं देना चाहिए। यह सामाजिक मुद्दा है, इस पे बहुत गहन चिंता की जरूरत है। जो कानून बनाने की जिसको शक्तियां दी गई हैं, मतलब पार्लियामेंट, वो इस पे चर्चा करे और निर्णय ले कि समाज के हित में क्या है। इस बात को दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आप दो लोगों के बीच में विवाद को सुलझा सकते हैं, लेकिन आप समाज के लिए पूरे सोशल सिस्टम को बदल देंगे, यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं। यह बात भी हमें समझनी होगी। तो दोस्तों ये मुद्दा था। अब सवाल इस बात को लेके आता है कि आने वाले समय में क्या होगा। चीफ जस्टिस साहब ने बहुत सारी बातें कही, मैं डिटेल में अगर उसमें जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं आप लोगों के लिए। जैसा मैंने कहा कि राइट टू एंटर इनटू ए यूनियन बिल्कुल सही है। अगर दो लोग साथ रहना चाहते हैं और आप उसको कुछ भी बोलिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरा ये निवेदन है सीजीआई साहब से, आप उस यूनियन को मैरिज क्यों कहलवाना चाहते हैं? आप एक बोल दीजिए ना, इंडिविजुअल्स यूनियन एक्ट, एक नया कानून बनवा दीजिए ना, और उसमें आप जो मर्जी वियर्ड कॉन्सेप्ट बनाइए, किसने मना किया? लेकिन आप समाज के लिए बने हुए कानूनों को तोड़ने के लिए क्यों आमादा है? सवाल इस बात को लेके आता है। फिर बात आती है कि रिकॉग्नाइज सच एसोसिएशन विल बी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट क्वेयर कपल। इनका यह कहना है कि अगर इस तरह के हमने कानूनों में बदलाव नहीं किया तो ये जो विचित्र संबंध वाले कपल होंगे, समाज इनसे डिस्क्रिमिनेट करेगा। भाई क्यों करेगा? आप उनको बोल दीजिए ना कि ये विचित्र विधवा या विचित्र यूनियन है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जब हम दूध की परिभाषा स्पेसिफाई करते हैं, जब हम घी की परिभाषा स्पेसिफाई करते हैं, हम शादी की परिभाषा को तोड़ने में लगे हुए। क्या लॉजिक है? यह विचित्र बात हमें समझ में नहीं आई। दूसरी बात जो चंद्रचूड़ साहब ने कही, जो मेरे को लगता है कि अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं चंद्रचूड़ साहब से कहूंगा इसको थोड़ी और डिटेल में व्याख्या करें। इट इज इनकरेक्ट टू स्टेट दैट मैरिज इज ए स्टैटिक एंड अनचेंजिंग इंस्टीट्यूशन। मैरिज इज ए नॉट ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट, बट इट डज नॉट मीन यू चेंज द जेंडर। आप परिभाषाएं बदल सकते हैं,
मैरिज इंस्टीट्यूशन नहीं है। हाँ, पहले डीजे नहीं बजता था, आज बजता है। पहले मंत्रोच्चारण के साथ होता था, पहले हवन होते थे शादियों में, आज डीजे आ गया हवन की उनकी जगह। ये बदलाव आया है। लेकिन औरत को हटा के आप आदमी खड़ा कर देंगे, या आदमी को हटा के आप दूसरी औरत खड़ी कर देंगे। इतना बड़ा बदलाव को क्या आप मैरिज कहेंगे? मैं अगर किसी इंसान के 2 पैर हटा के 4 लगा दूं, या कोई इस तरह का वियर्ड कॉन्सेप्ट ले आऊं, तो क्या आप मान लेंगे? सवाल आज इस बात का है। अगर मैं कुर्सी के भी 4 पैर होते हैं, मेज के भी 4 पैर होते हैं, क्या मैं कुर्सी को मेज बोल सकता हूं? सवाल इस बात का है। तो दोस्तों, बहुत सारे फंडामेंटल इश्यूज हैं जिसको हमें समझना होगा। और सीजीआई साहब ने कहा कि क्यूअरनेस कैन बी रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट, क्लास और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। बिल्कुल सही है, स्टेट ऑफ माइंड है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि इस तरह के लोग अगर हैं और समाज में वो बहुत ही छोटा तबका है, मेजॉरिटी नहीं है, तो आप उनके लिए एक अलग से कानून बना दीजिए ना। एक क्वेयर मैरिज एक्ट या क्वेयर यूनियन एक्ट बनाइए ना आप। किसने रोका है आपको? लेकिन आप समाज का बेस जो है, जो सोसाइटी का आधार है मैरिज, उसके साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं? मैरिज की बहुत सारी यूटिलिटीज है समाज में। डिटेल में जो लोग सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वो नेट पे जाके पढ़ें। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए हर सेंसिबल धर्म में इसका विरोध किया गया है, क्योंकि धर्म जो है वो मॉरल एंड एथिक्स को डिफाइन करता है सोसाइटी में। जब कानून नहीं थे तो धर्म समाज चलाता था। कॉन्स्टिट्यूशन कितना पुराना है? 1950 से है। 75 साल हुए हैं। 75 साल भी नहीं हुए। 75 साल भी नहीं हुए जिस डॉक्यूमेंट को, वो 6000 साल पुराने एक्सपीरियंस को कह रहा है ये सब बेकार है। और उसकी व्याख्या करने वाले जजेस ये कह रहे हैं कि हम बताएंगे समाज कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बहुत गंभीर मुद्दा है दोस्तों। मैंने थोड़ी सी चर्चा करी, कभी डिटेल में मौका मिलेगा मैं और डिटेल में जाऊंगा। एक एक लाइन पे हम चर्चा कर सकते हैं, एक एक स्टेटमेंट की हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आप इस विचित्र गठबंधन को कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन मैरिज मत कहिएगा, नहीं तो समाज बिखर जाएगा। और जिन देशों में आज हालत खराब है, आप वेस्टर्न के देश चले जाइए, इन द नेम ऑफ लिबर्टी एंड लिबरलाइजेशन, जो हम बोलते हैं ना लिबरल जमात, उन्होंने अपनी समाज को बर्बाद कर दिया है। उनके पास पैसा जरूर है, आपको उनके पास लग्जरी दिखती है, रिचनेस दिखती है, समाज नहीं दिखता, मानसिक शांति नहीं दिखती, वैल्यू सिस्टम नहीं दिखता। वो सब खत्म हो गए। तो अगर आप डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा कमाना और उससे अर्जित बाजार में बिकने वाली चीजों को खरीद के घर में सजोना, अगर सिर्फ यही डेवलपमेंट है, तो इसका मतलब है कि हम डेवलपमेंट का मतलब नहीं समझते। आपका क्या कहना है दोस्तों इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे? अपने कमेंट्स, जो आपके विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है, इस पे चर्चा जरूरी है। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।